ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए डेली मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा 2022 हेतु जनरल साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेके आऊँगा, जो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे, क्योंकि दोस्तों जो एमपी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होती है उसमें जनरल साइंस के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, जिसका वर्णन मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा दी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय से मिलती रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों एनसीईआरटी साइंस का, वो है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है। ठीक है, ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थैलोफाइटा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। ठीक है, जो लाइकेन है दोस्तों ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों लिटमस पेपर की बात करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ लिटमस पेपर की बात आई है। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर होता है ना, ये बैंगनी रंग का रंजक होता है। कौन से रंग का? बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। और ये एक पौधा होता है लिचेन नाम का। ठीक है, कौन से नाम का? लिचेन नाम का पौधा होता है दोस्तों। ठीक है, तो लिचेन नाम के पौधे से, ठीक है, लिचेन नाम के पौधे से जो कौन से समूह में आता है, थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है, उससे ये लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और आपको तो पता ही होगा दोस्तों, जो अम्ल होता है, क्या एसिड होता है, अम्ल होता है, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ट्रिक है दोस्तों, अनील। ठीक, अनिल याद रखना। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, और जब क्षार की बात आती है तो क्षार क्या करता है? लाल को नीले में बदल देता है। ठीक है, मतलब लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। ये लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, जो कि थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसकी गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं दोस्तों गंधीय सूचक। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। अब सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सूचक क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अम्ल और क्षार, क्या अम्ल और क्षार की, ठीक है, उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इंडिकेटर या सूचक कहते हैं। क्या पता लगाया जाता है? अम्ल और क्षार की उपस्थिति का। ठीक है, तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखना। प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक सूचक, इसके बाद दोस्तों संश्लेषित सूचक। ठीक है, संश्लेषित को हम मानव निर्मित भी कह सकते हैं। और एक होता है आपका गंधीय सूचक। ठीक है, गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं दोस्तों? जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। और गंधीय सूचक दोस्तों ऐसे सूचक जिनकी गंध से क्या होता है? अम्ल या क्षार का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं। प्राकृतिक सूचक के एक दो उदाहरण देखते हैं दोस्तों। तो देखिए प्राकृतिक सूचक के उदाहरण आपको बता देता हूँ मैं। एक तो हो गया आपका लिटमस पेपर। ठीक है, ये प्राकृतिक है। ठीक है, दूसरा हो गया पत्ता गोभी। क्या हो गया? पत्ता गोभी। ठीक, तीसरा क्या हो जाएगा? हल्दी। लिटमस, पत्ता गोभी, हल्दी तीनों प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम करते हैं बात संश्लेषित सूचक की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, मैथिल ऑरेंज। ठीक है, मैथिल ऑरेंज। ठीक, मैथिल ऑरेंज। और एक और है फिनोप्थिलीन। ठीक है, क्या? फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन। ठीक है, मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थिल जो है दोस्तों ये संश्लेषित सूचक हैं, यानी कि मानव निर्मित सूचक हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गंधीय सूचक की बात करते हैं। तो प्याज का रस। ठीक है, प्याज का रस। इसके बाद वेनिला का रस। ठीक है, इसके बाद एक प्याज का रस, वेनिला का रस और एक लौंग का तेल। ठीक है, तो ये तीन जो होते हैं दोस्तों ये गंधीय सूचक होते हैं, मतलब इनकी गंध से अम्ल या क्षार का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूने के पानी से कौन सी गैस प्रवाहित करने पर इसका रंग दूधिया हो जाता है। तो ये तो आप दोस्तों बचपन से पढ़कर आ रहे हो। ठीक है, चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है? पानी का रंग दूधिया हो जाता है, मतलब CO2 गैस प्रवाहित करने पर। इसका फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, CaOH2। ठीक है, CaOH2, इसमें प्लस कर दो CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3। ठीक है, तो चूने के पानी से
CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, पानी गर्म दुधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस विलयन कौन से रंग का रंजक होता है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मैंने बताया था स्टार्ट में ही कि लिटमस पेपर जो होता है बैंगनी रंग का रंजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। खड़िया को दोस्तों चाक कहते हैं, ठीक है, खड़िया को क्या कहते हैं, चौक कहते हैं। ये सब क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के क्या है, विभिन्न रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं क्षारकीय ऑक्साइड। ठीक है, क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं दोस्तों, मान के चलिए एक धात्विक ऑक्साइड लेते हैं हम MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या होता है, इसमें हम एक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं, मान के चलिए 2HCl, ठीक है, और क्या बनेगा इससे, MgCl2। ठीक है, ये MgCl2 मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, प्लस इसमें क्या होता है, प्लस H2O बनता है, जल बनता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक धात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, इसकी जब क्रिया धात्विक ऑक्साइड से होती है दोस्तों, तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो जो धात्विक ऑक्साइड होता है उसके क्या कहते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ क्रिया करता है तब यह विलयन नील हरित रंग का हो जाता है, यह क्या बनने के कारण होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होता है। देखिए दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, ठीक है, इसकी क्रिया किससे करा रहा है, वो HCl से करा रहा है। ठीक है, HCl से करा रहा है, तो इसमें क्या बनता है, CuCl2, कॉपर क्लोराइड बनता है प्लस H2 बनता है, लवण प्लस जल बनते हैं। ठीक है, तो लवण क्या हो गया, CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड हो गया। ठीक है, इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ क्रिया करता है तो उस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉपर क्लोराइड बनने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो याद रखना दोस्तों, अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं और इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्या हो सकती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड क्या, अधात्विक ऑक्साइड तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन जब अधात्विक ऑक्साइड की बात आएगी, अधात्विक ऑक्साइड की बात आएगी, तो ये याद रखना, ये होते हैं क्षारकीय प्रकृति के। किस प्रकृति के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड कैसे हो गए, अम्लीय, धात्विक ऑक्साइड कैसे हो गए, अम्लीय, और अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, नहीं, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है शब्दों में। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। ठीक है, याद रखना, और जो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं दोस्तों, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, सही बात। हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं सकते, ये बात भी सत्य है। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है दोस्तों, ये असत्य है, मतलब ये कथन कैसा है, गलत है। क्यों, क्योंकि सभी क्षारक जो है दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ये बात जो है सही है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। याद रखना, जो सभी कुछ क्षारक होते हैं, मतलब कहने का मतलब दोस्तों, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं ना दोस्तों, ठीक है, उनको हमको कहते हैं क्षार कहते हैं। जो भी क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो याद रखना, सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ये बात सत्य नहीं है। ठीक है, लेकिन क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये बात सत्य है। कहने का मतलब दोस्तों, सभी क्षार जो है वो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी जो क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना, सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, लेकिन परंतु सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षारक जल में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो क्षारक जो है दोस्तों जल में OH- उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
और अम्ल कैसे आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, स्वाद खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रक्रिया को कहते हैं तनुकरण। उदाहरण के लिए दोस्तों आप एक नींबू लीजिए, क्या लीजिए, नींबू लीजिए, नींबू लीजिए, ठीक है। इस नींबू को निचोड़िए, ठीक है, नींबू का रस निकालिए और इसको मुंह में आप टेस्ट करके देखिए तो बहुत खट्टा लगता है कि नहीं, बहुत खट्टा लगता है नींबू का रस। लेकिन इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिला दें तो उसकी जो खट्टापन है तो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। इसी को तो हम कहते हैं तनुकरण। मतलब अम्ल है, अम्ल होता है दोस्तों क्या, नींबू का रस, उसमें पानी मिला रहे हैं तो उसकी जो सांद्रता है दोस्तों प्रति इकाई आयतन में उसमें कमी जाती है, इसलिए उसका खट्टापन कम हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं तनुकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक है तो इसका मतलब होगा, ठीक है। देखिए सीधी सीधी बात है, यदि पीएच किसी का भी 7 हो, ठीक है, तो विलयन उदासीन होगा। पीएच अगर 7 से अधिक है, ठीक है, पीएच 7 से अधिक है तो वो क्षार क्षार होगा, क्षार की विलयन होगा। और पीएच अगर 7 से कम है तो वो कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा उसने कि हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है, ठीक है। तो ये इसमें यदि किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक है मतलब वो कैसा विलयन हो गया, क्षार की विलयन हो गया, ठीक है। तो इसका इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक हो जाती है। कैसे, हाइड्रोक्साइड मतलब OH- आयन की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, OH- की संख्या अधिक हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इसका एक फंडा है सिंपल सा, ये पीएच स्केल होता है, ठीक है, जिससे हम पीएच स्केल से क्या याद करते हैं, अम्ल या क्षार की प्रकृति याद करते हैं, ठीक है। जब किसी भी विलयन का मान 7 होता है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है, ठीक है। और 7 से कम आने पर क्या होता है, अम्ल होता है। 7 से अधिक जाने पर क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। और इसका पैमाना 0 से लेकर 14 तक मापा जाता है। तो जैसे जैसे दोस्तों हम 7 से कम आते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती है। लेकिन हम यदि 7 से ऊपर जाते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो इसको याद रखना दोस्तों, यदि किसी विलयन का 5 7 से अधिक है तो उसका मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य है, ठीक है। अधिक H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, सत्य है, ठीक है। अधिक OH आयन देने वाले क्षारक प्रबल क्षारक होते हैं, ये भी सत्य है। कम H+ आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये गलत है। और कम OH आयन देने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक होते हैं, ठीक है। ये इसको भी समझिए, ठीक है। इसमें जो असत्य कथन है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब देखिए 7 ये हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 7 से हम इधर जाते हैं ना दोस्तों, इधर साइड में, तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे हम तो हाइड्रोजन आयन की संख्या में उतनी ज़्यादा वृद्धि होती है, ठीक है। और 0 में जाके आप जब बात करेंगे तो सबसे प्रबल होता है, ठीक है। मतलब हम 7 से जितने ज़्यादा नीचे जाएंगे उसमें उसकी प्रबलता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, ठीक है। प्रबल अम्ल होते जाते हैं। और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे दोस्तों ये प्रबल क्षारक होते जाते हैं, ठीक है। मतलब ये अधिक OH+ आयन OH- आयन देते हैं और ये अधिक H+ आयन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें दुर्बल अम्ल है CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, एसिटिक अम्ल कहते हैं और ये एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोस्तों प्रबल अम्ल है। याद रखना, H2SO4 HCl और HNO3 ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है। और CH3COOH एसिटिक अम्ल कैसा है, दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा शरीर किस परास के बीच कार्य करता है, किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो याद रखना दोस्तों, हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 के बीच काम करता है, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। और रक्त या ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना 7.4 होता है। अम्लीय वर्षा हेतु पीएच मान कम होता है, ठीक है, पीएच मान कम होता है, किससे कम होता है ये पूछ रहा है वो, अम्लीय वर्षा जब होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6। मतलब दोस्तों जब वर्षा का मान दोस्तों 5.6 से कम हो जाए, ठीक है, तो वो कैसी वर्षा कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण दोस्तों ये क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है, जिसके कारण बहुत सारी इमारतें जैसे ताजमहल वगैरह क्या हो रही हैं, इसका क्षरण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किसके मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के जो मोटे श्वेत और पीले बादल है दोस्तों, उससे क्या बना है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अपच की स्थिति में पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जिसके कारण पेट में दर्द होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक बनने लगता है दोस्तों। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो दोस्तों हमारे पेट में उत्पन्न होता ही है, ठीक है, लेकिन जब वो अधिक मात्रा में बनने लगता है दोस्तों तो उसके कारण क्या होता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो पेट में दर्द होने लगता है दोस्तों, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही होता है। ठीक है, उसका उपचार भी होता है दोस्तों, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन में। अपच के उपचार के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? देखिए एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों, आपको गैस बनती होगी या किसी आपको नहीं बनती होगी तो किसी बड़े बुजुर्ग को बनती है, तो उसको हम सोडा पिलाते हैं। तो क्या होता है, गैस क्या होती है, एसिड होता है मतलब अम्ल होता है, और सोडा मतलब क्या होता है, वो क्षार की प्रकृति का होता है। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या होते हैं, दोनों उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम, एंटी एसिड मतलब अम्ल के विरुद्ध जो पदार्थ होता है उसे एंटी एसिड कहते हैं, वो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंह का पीएच जब किससे कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मतलब दोस्तों मुंह में खट्टा पानी आने लगे, मतलब आपका पीएच मान किससे कम हो जाएगा, 5.5 से कम होने लगेगा। ठीक है, तो दांतों का क्षय मतलब दांतों का नुकसान होने लगेगा आपके। ठीक है, दांत घुरने लगेंगे। ठीक है, दांतों का एनिमल किससे बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको पता होगा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। उसका फार्मूला क्या होता है, CA3PO4 होल्टाइज 2। ठीक, CA3PO4 होल्टाइज 2, ये क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है, और इससे हमारे दांतों का एनिमल बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, इसे हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, मेथोनिक अम्ल भी कहते हैं और फार्मिक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। और नेटल जो होता है एक पौधा होता है। क्या होता है, नेटल एक पौधा होता है। और फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, याद रखना, HCOOH। ठीक है, HCOOH ये फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, मेथोनिक अम्ल और फार्मिक अम्ल दोनों कहते हैं, और ये मधुमक्खी और नेटल के डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी द्वारा मारे गए डंक में अंग में जलन और दर्द का अनुभव होता है, जिससे आराम पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसको लिए आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा का। अम्ल छोड़ती है दोस्तों मधुमक्खी। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, क्षार की प्रकृति का होता है। ठीक है, तो क्षार की प्रकृति डाल दो तो दोनों उदासीन हो जाते हैं, तो हमको दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। डाक पौधों की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है? तो डाक पौधों की पत्तियों की जो प्रकृति होती है दोस्तों, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गलत युग्म है, निम्न में से गलत युग्म है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए टमाटर में ऑक्जिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टा दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टा दूध में, ना कि सिट्रिक अम्ल। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खट्टा दूध, सिट्रिक अम्ल ये गलत युग्म है। दोस्तों ये थे आज के 25 MCQ। ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, अभी इसी टॉपिक को चलाएंगे हम, कम से कम अम्ल क्षार लवण के 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अम्ल क्षार लवण के, इससे दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा आप मुझे सपोर्ट करें, मोटिवेट नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाने का, आप यदि मुझे सब्सक्राइबर बढ़वाओगे तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, और मैं आपके लिए गारंटी देता हूँ कम से कम 2000 MCQ लाऊंगा जनरल साइंस के लिए। और यदि आप जनरल साइंस और MP GK मेरी वीडियोस पढ़ोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आप, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता लेकिन 15 के ऊपर ही जाओगे, 20 में से 15 क्वेश्चन आप कर दोगे। ठीक है, आपके लिए मैं MP GK के डेली दोस्तों एक वीडियो लाता हूँ, और एक डेली आपके लिए साइंस का वीडियो लाता हूँ। यदि आप इनको पढ़ते रहोगे, आप जिससे पढ़ रहे पढ़ते रहो, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, मात्र 10-15 मिनट का वीडियो रहता है मेरा। ठीक है, तो आप इससे पढ़िए, आप इतना भी कर लेंगे दोस्तों तो आप 100% 15+ चल जाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।